जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा नरेशन। ठीक है, तो नरेशन इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सिंपल टॉपिक है, अगर 4-5 रूल समझ लोगे तो नरेशन के क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन पीवाईक्यूज इंक्लूड किए, पहले आप खुद ट्राई करना और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनना। ठीक है, पहले हम 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे इसके कंसेप्ट समझने पे। देखो, नरेशन जस्ट क्या है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, उसको नरेशन बोलते हैं। डेफिनेशन तो वैसे कोई नहीं पूछेगा, बट समझ होनी चाहिए। डायरेक्ट मतलब जो स्पीकर ने डायरेक्टली अपने वर्ड कहे ना, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। उसको इनडायरेक्ट मतलब उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके, यहाँ पर विदाउट मॉडिफिकेशन चलता है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, शाम सेज आई वर्क हार्ड। तो इसका ये क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट। शाम ने खुद कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूं, तो ये उसकी डायरेक्ट थी, उसके खुद के स्पोकन वर्ड थे, कोई चेंज नहीं था। बट अगर मुझे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो मैं बोलूंगा शाम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, वो बन के इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम सीखेंगे कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोली ना, जैसे मैंने क्या बोला, शाम सेज आई वर्क हार्ड। ध्यान से समझो यार, 5 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट करो, उसके बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम सेज आई वर्क हार्ड, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज होती है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब यहाँ पर पहला रूल आपका ये कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो वो ऑफन बोल रहा है, हमेशा नहीं होता, ऑफन ही, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर प्रेजेंट में है वो किस में चल जाता है, पास्ट में चल जाता है। किस केस में नहीं जाता वो भी बता दूंगा, बट पहले ये सुनो, जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट में होती है वो पास्ट में चल जाती है। मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में चल जाएगी, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूज में चल जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, विल वुड में चला जाता है, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में। ठीक है, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज वाली कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ है ना, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी वो कैसे होगी, आई की जगह आई सपोज करो सेम ही आ रहा है, आई एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, ये किस में चल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आ जाएगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये समझ आ गया। तो मतलब जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है तो वो ऑफनली किस में चेंज हो जाती है, पास्ट में। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। अभी जस्ट आप समझ लो एक बार। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। देखो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। जैसे आई है, मैं अपने लिए यूज करता हूँ ना, आई वी, हम अपने लिए आई वी यूज करते हैं, ये होंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, किसी दूसरे के लिए यू योर यूज करते हैं सेकंड पर्सन के लिए, और थर्ड पर्सन के लिए ही शी इट दे यूज करते हैं। थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होते, बट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज हो जाते हैं। और जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, आई वी वगैरह हो गया, ये किसको देख के चेंज होता है, सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। किसको देख के चेंज होता है, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट कौन होता है यार, जैसे राम सेड टू, मान लेते हैं राम सेड टू शाम, राम ने शाम को कहा। भाई राम बोल रहा है तो राम सब्जेक्ट है हमारा, शाम जो सुन रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये कह रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है आई वी होता है, वो किसको देख के चेंज होता है, सब्जेक्ट को देखे, ये याद कर लेना। और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन होगा। जस्ट इतना याद रखो, फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज हो जाते हैं। अगर कहीं ही शी इट दे लिखा है वो चेंज नहीं होता, वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मैं जो बोल रहा हूँ भाई, सेकंड पर्सन तुम, और हम किसी की बात कर रहे हैं, हम माधुरी दीक्षित की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन आ गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम एंड प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे टाइम एंड प्लेस में क्या, कुछ टाइम वाली चीजें और प्लेस वाली चीजें चेंज हो जाती है। जैसे नो, कहीं भी आपको नो दिखे तो देन में कर दो, टुडे दिखे तो दैट डे में कर दो, टुमारो दिखे तो नेक्स्ट डे में कर दो, या द फॉलोइंग डे, येस्टरडे दिखे तो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर दो, हियर दिखे तो देयर में। अब अगर आप ये चीजें अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आपने बाकी पूरा सेंटेंस चेंज कर दिया बट हेयर की जगह देयर नहीं किया, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये रूल आपको समझना है। तो जब भी आपको डायरेक्ट में नाउ दिखे तो देन कर दो, टुडे दैट डे कर दो, येस्टरडे द प्रीवियस डे कर दो, टुमारो द नेक्स्ट डे कर दो, हेयर को देयर कर दो। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब सपोज करो आपके क्वेश्चन हैं, ये तो सिंपल वाले रूल थे। अगर सपोज करो क्वेश्चन वाला, मतलब क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है आपके, हम पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हुए दो चीजों का ध्यान रखना है, बस मेन दो चीजें। अगर सपोज करो क्वेश्चन येस नो वाला है, येस नो वाला क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होता है, येस नो वाला जिसका सिंपल आप आंसर येस या नो से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं आर यू स्टडिंग, तो आप सिंपली बोलोगे येस आई एम स्टडिंग, या बोलोगे नो आई एम नॉट स्टडिंग, यही है ना। मतलब इसका आंसर आप येस या नो से दे सकते हो।
तो जो भी सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क वाले, अगर आप उनका आंसर यस या नो से दे सकते हो, उस केस में आप कंजक्शन क्या यूज करोगे, इफ या वेदर। मतलब जो आपकी डायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा आते हैं ना, इसको हटा के आप क्या यूज करोगे, इफ यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इफ यूज करोगे या वेदर, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस में जहां पर सिर्फ आप आंसर सिंपली यस या नो से दे सकते हो, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप सिंपली यस या नो से आंसर नहीं दे सकते, जैसे वो उनको बोलते हैं WH फैमिली के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, क्या आप सिंपली इसका आंसर यस से दे सकते हो, नहीं, आप बताओगे ना मुझे आप क्या कर रहे हो। तो जिनका आंसर आप सिंपली यस या नो से नहीं दे सकते हो, उनको बोलते हैं WH फैमिली वाले। तो वहां पर आप इफ वेदर का यूज नहीं करोगे, ये याद रखना, वहां पर आप इफ वेदर का यूज नहीं करोगे। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैं इसलिए तो बैठा हूं आपको समझाने के लिए। देखो मैं आपको 2 एग्जांपल्स लिख के देता हूं, अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ही सेड टू मी, ध्यान से सुनना, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, उसने मुझे कहा क्या तुम आ रहे हो। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आर यू कमिंग, तुम आ रहे हो। देखो ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा, तो आस्क्ड आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पुट कर रहा है तो आस्क्ड लिख सकता हूँ, आस्क्ड मी। अब देखो आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, भाई मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तुम या तो बोलोगे हाँ मैं आ रहा हूँ, या बोलोगे नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। तो येस और नो में आंसर हो सकता है, तो अगर इसका येस और नो में आंसर हो सकता है तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वेदर या इफ, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यू जो है, यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन, किसको देके चेंज होता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, मी की जगह क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, मी क्या होता है, मेरे लिए यूज होता है तो आई यूज करूंगा। आर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वाज वर्ड, आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज, तो आई वाज कमिंग। ठीक है, जरूरी नहीं होता आपको पूरे रूल्स आए, कई बार ऑप्शन से भी आप गलत वाला, मैं अभी आपको ऑप्शन से कटवा के समझा दूंगा, अगर नहीं भी आता तो भी निकल जाएगा, बट ये चीज मेरे को आपको समझानी थी। यहां पर मैं वेदर यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यस नो वाला क्वेश्चन है। सर अगर इसी को मैं दूसरी तरह से पूछूं तो आप कैसे करोगे, देखो इसको मैं ऐसे पूछता हूं, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी, वापिस सेम है, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, आप पूछा तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। तो भाई आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, आप ये बोलोगे ना मैं कल आ रहा हूँ या परसों आ रहा हूँ, ऐसे बोलोगे ना। तो बेसिकली ही आस्क्ड मी, बट यहाँ पर इस केस में इफ या वेदर नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट क्या आएगा, व्हेन। बाकी यू किसको देके चेंज होता है, सेकंड पर्सन को, तो आई आ जाएगा, आर किस में चल जाएगा, वाज, व्हेन आई वाज कमिंग। देखो यहाँ पर मैंने इफ या वेदर का यूज नहीं करा। तो आई होप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए। ठीक है, ऐसे पढ़ना होता है, पहले कंसेप्ट समझना होता है, फिर PYQs करेंगे, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये 40-40, 50-50 मिनट का जो एक एक लेक्चर आ रहा है ना, वो एक एक टॉपिक जो आपको 10-10 लेक्चर लगाने पड़ते हैं ना, वो यहीं पर कवर हो जाएगा, मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको। और पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, बस थोड़ा यहाँ पर मेरे साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क तो मैं खुद ही काफ़ी कर देता हूँ आपके लिए, बट थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क साथ में करना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, अब कमांड एंड रिक्वेस्ट, जिसको आप बोलते हैं ना इंपेरेटिव सेंटेंसेज, उनको बोलते हैं कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस हो जहाँ पर कुछ कमांड दी जाए या रिक्वेस्ट की जाए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस ही इन्फिनिटी फॉर्म में, इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब होता है 2+ वर्ब। ठीक है, 2+ वर्ब को बोलते हैं इन्फिनिटी फॉर्म। देखो कुछ नहीं करना है आपने यहाँ पर जब भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखे जहाँ पर रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ये ऑर्डर दिया जा रहा हो, ये सारी चीज़ों में या मना किया जा रहा हो, इन सारी चीज़ों में आपने क्या करना है, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है ना, उसकी जगह क्या लगाना है, टू, और उसके साथ क्या लगा देनी है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही लगेगी। ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही लगेगी, वो हम देख लेंगे कैसे वर्ब लगेगी। बट आपको ये याद रखना है कि इस केस में कामा इन्वर्टेड कामा के इफ वेदर नहीं लगाना, डैट नहीं लगाना। डैट लगता है सिंपल सेंटेंसेस में, यहाँ पर लगता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है, टू लगता है, और टू के साथ वर्ब की फॉर्म लगेगी आगे, वो हम देखेंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन होगा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगे, बट 2+ वर्ब की फॉर्म लगेगी, इतना आपने समझना है। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पर ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, मना किया जा रहा हो, ये सारे इंपेरेटिव में आते हैं। सर पहले एग्जाम्पल तो ऐसे समझ नहीं आएगा, जैसे उसने कहा, देखो उसने क्या कहा, ही सेड टू मी गो अवे, ही सेड टू मी गो अवे, उसने मुझे ऑर्डर दिया यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। तो मान लेते हैं ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर्ड मी। तो अब कामा इन्वर्टेड किया, यहाँ पे डैट इफ नहीं लगा दें, आपको मैंने बताया कि ये ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले में टू आएगा, टू, और उसके बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, टू गो अवे। उसने मुझे क्या ऑर्डर दिया कि यहाँ से निकल जाओ, तो गो अवे, जो हमारे पास वर्ब है वो हम सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। ठीक है, नहीं समझ आया, एक और पढ़ लेते हैं।
जैसे शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, उसने मुझे कहा यहाँ नहीं आना, डू नॉट कम हेयर, तो इसने मुझे कहा यहाँ नहीं आना, तो उसने मुझे मना किया, तो शी फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया, टू आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि मना किया, मैंने आपको बोला ये सारे इंपरेटिव होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मना करना, ये वो, शी फॉरबेड मी टू कम हेयर। अब आप बोलोगे सर डू नॉट क्यों नहीं आया, भाई फॉरबेड का मतलब ही है मना करना, अगर मना कर दिया तो डू नॉट क्यों लगाओगे, ना पहले ही फॉरबेड में नॉट इंक्लूडेड है कि नहीं आना, तो डू से आपको पता चला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, कम लगाया, ठीक है। अगर उसने बोला होता शी सेड टू मी डिडंट कम हेयर, अगर डिड नॉट होता इसका मतलब वो पास्ट में बोल रहा होता, मैं बोलता शी फॉरबेडेड मी टू कम हेयर, उसने मुझे मना किया यहाँ पर नहीं आना था, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, फिर आपका टेंस चेंज हो जाता है, पास्ट वाला पास्ट में चल जाता है, फ्यूचर वाला फ्यूचर में, इंडेफिनेट वाला इंडेफिनेट में, ऐसे रहता है। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को इंपेरेटिव को समझना है। सर हमें इंपेरेटिव भी समझ आ गया, अब लास्ट है आपका, कितने 3-4 तरह के टेंसेस होते हैं ना मेन। अब आते हैं एक्सक्लामेशन वाली सेंटेंसेस, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस सुना हुआ है ना आपने, जहां पर आप कोई दुख बताते हो या आप खुशी बताते हो या किसी के लिए प्रे करते हो, जैसे आपने सुना हुआ है ना, हुर्रा वी वॉन द मैच, अल्लास शी लॉस्ट, कुछ ऐसा करके, ठीक है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर इज। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इनके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है, तो यहाँ से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस केस में जब भी एक्सक्लामेशन वाला सेंटेंस होगा तो आपने जस्ट ऐसे लिखना है, अगर तो खुशी वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर दुख वाली बात है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है, ऐसे चलता है। और अगर सपोज करो कहीं पर कोई ऐसी बड़ी खुशी वाली बात है और ये भी है कि आप किसी को प्रेज कर रहे हो तो अपलॉडिड आता है, ठीक है, अपलॉडिड आता है कि मतलब अगर किसी की आपने प्रेज करने किसी ने अच्छा काम किया तो अपलॉडिड भी यूज कर सकते हो, तो आपको वहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन समझ आ जाएगा। सर एक यहाँ ये भी सिंपल है यार, सिंपल जैसे सिंपल टेंसेस चेंज होते हैं ना नरेशन वाले, वैसे ही ये भी चेंज होते हैं, बट जस्ट आपने क्या करना होता है, इसमें लगाना होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सॉरो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी सेड हुर्रा वी हैव वॉन दिस मैच, ठीक है। सर आप तो बोल रहे थे पीवाईक्यूज के थ्रू पढ़ाऊंगा, देखो 5-10 मिनट मुझे पढ़ाने दो, पीवाईक्यूज निकल जाएंगे, कंसेप्ट समझ लो। शी सेड हुर्रा वी हैव वॉन दिस मैच, ठीक है, हुर्रा हम ये मैच जीत गए, ठीक है। अब देखो ये खुशी से बता रहा है तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से बता रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल की तरह होता है तो मैं डैट लगाऊंगा। देखो वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, किसको देख के चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है शी, बट वी जो है वो प्लूरल है, तो शी का प्लूरल क्या होता है दे, शी का प्लूरल क्या होता है दे, देखा वी किसके लिए यूज करते हैं, हम सब, तो हम सब जो है मतलब अगर उसका प्लूरल देखना है तो हम सब आ गए ना, तो उसका जो थर्ड पर्सन है वो दे ही आएगा, तो बेसिकली क्या आएगा दे, दैट दे हैव जो है, हैव क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, मैंने आपको बोला प्रेजेंट वाले पास्ट में जाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, हैव किस में चल जाएगा, हैड में चला जाएगा, तो बाकी आगे सेम ही रहेगा, वॉन दिस की जगह डैट करोगे आप, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, मैंने बताया था अभी, डैट मैच, दिस इज क्लियर। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन दैट मैच, सारा सेम है जैसे आप सिंपल नरेशन को चेंज करते हो, बट डिफरेंस क्या आपने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो वगैरह वाली चीजें लगानी होती हैं। इस तरह से आपके सारे नरेशन के रूल हो गए। अब एक दो चीज़ें जो बचती हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये सिंपल है मॉडल्स चेंज होते हैं, जैसे कैन को कहीं भी मॉडल दिखे चेंज कर दो, कैन कुड में, विल वुड में, मे माइट में, शेल शुड में, ठीक है, ये सारे चेंज कर देने आपने साथ साथ। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर हम कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होता है ओवरऑल सेंटेंस के टेंस पे, जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। बट आपने एक इंपॉर्टेंट, इसको मैं समझाता हूँ आपको सिंपल वे में, यहाँ पे डिफिकल्ट वे में लिखा है, सिंपल वे में आपने जस्ट यही समझना। देखो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ध्यान से सुनो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, याद रखना, तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब आप तब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं करोगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, सर एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो जैसे मैं कहता हूं ही सेज, उसने कहा आई कम हेयर, ठीक है, उसने कहा आई कम हेयर, देखो ये प्रेजेंट है ना सेज, या विल से कहे, शैल से कहे, ये फ्यूचर हो जाएगा। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप इसका टेंस चेंज नहीं करोगे, ही सेज यहां पर सिर्फ आएगा ही सेज दैट, ठीक है, आई क्या फर्स्ट पर्सन, किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को, ही के साथ
मतलब प्रेजेंट में है ये कम, तो आप इसको प्रेजेंट में ही रखोगे। तो ही के साथ एस और ईएस लगता है तो कम की जगह सिंपल कम्स लगा दोगे। हेयर की जगह क्या आ जाएगा, हेयर की जगह देयर आ जाएगा। बट क्या है, यहां पर आपने टेंस चेंज नहीं करा, आपने कम की जगह कैम नहीं करा। ऑल्दो ये कम कैम में जाना चाहिए था, प्रेजेंट पास्ट में जाता है, बट यहाँ इस केस में नहीं। अगर इसकी जगह ना, अगर ध्यान से सुनो, यहां पर ये लिखा होता ना ही सेड आई कम हेयर, ठीक है, आई कम हेयर, तो यहां पर आप चेंज कर देते ही सेड दैट ही कैम हेयर, ठीक है, तो आप तब चेंज कर देते। बट इस केस में आप चेंज नहीं करोगे। क्यों चेंज नहीं करोगे? क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो ये रूल आई होप आपको समझ आया होगा। एक और रूल आपने याद रखना है कि अगर सपोज करो, बाकी तो रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होगी तो आप टेंस चेंज करोगे, बट अगर आपकी मान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही है, बट उसके आगे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, या कोई आपकी हैबिट बताई हुई है कि मतलब मैं रोज 8 बजे उठता हूँ, ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, या हिस्टोरिकल कोई फैक्ट है कि इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो तब आप रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करते, उसका टेंस चेंज नहीं होता है, ये चीज़ याद रखें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ही सेड, देखो ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो आगे टेंस चेंज होना चाहिए, मतलब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होनी चाहिए। जैसे कहता हूँ ही सेड द सन इज अ स्टार, उसने कहा सन क्या है, एक स्टार। भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि सन एक स्टार है, तो आप इसको चेंज नहीं करोगे। ही सेड डैड, अब क्या आप सिंपली लिखोगे द सन इज अ स्टार, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्दो इसमें क्या चेंज आना था, इसकी जगह वॉज आना था, बट भाई सन ये थोड़ी है कि पास्ट में स्टार है, सन आज भी स्टार है, फ्यूचर में भी स्टार रहेगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं आता, ऑल्दो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ऐसे रूल सिंपली ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस चेंज हो जाते हैं, बट इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह अगर किसी की हैबिट है तो भी चेंज नहीं होगी, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी चेंज आपका नहीं होगा। इसके साथ हमारे सारे नरेशन के रूल्स हमने पढ़ लिए। अगर अभी तक भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो भी टेंशन मत लेना, अभी आपके दिमाग में कंसेप्ट फ्रेम हुआ है, बट ये इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। अभी हम PYQs करेंगे तो ये सारी नॉलेज जो मैंने आपको बताई है ना, मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पर दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा था वो कैसे हमें काम आ रहा है, ठीक है। तो 15-20 मिनट तो हो गया, हमें यही डिस्कस करते हो। अब देखते हैं, द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी, बॉस ने अपने सेक्रेटरी से कहा, डिड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर, क्या तुमने अपने मैटर को मैनेजर के साथ डिस्कस करा। मतलब द बॉस ने सेक्रेटरी से कहा, डिड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। पहली बात तो समझो ये कौन सा टेंस है, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। डिड यू डिस्कस द मैटर विद मैनेजर, देखो कहने की बात है कि क्या तुमने मैनेजर के साथ मैटर को डिस्कस करा, तो आप सिंपली इसका यस सर नो से आंसर करोगे, मतलब इफ या वेदर यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर वेदर इसमें भी है, पहले ऐसे देखना होता है, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पर वेदर नहीं है, देखो दूसरे वाले में वेदर नहीं है तो इसको काट दो, इफ वेदर यूज नहीं हुआ। उसके बाद तीसरे वाले में देखो इफ यूज हुआ है तो ये भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। एक तो देखो ना इसी तरह से एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन था डिड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर, इसका आंसर यस या नो में आप दे सकते हो, क्योंकि ये WH फैमिली वाला नहीं है, तो इफ या वेदर इसका आना जरूरी था। अब देखते हैं कि इनमें गलती क्या है। जैसे पहला देखो, द बॉस आस्क्ड हिज सेक्रेटरी वेदर ही, देखो यू था, यू सेकंड पर्सन को देके चेंज हुआ तो ही आ गया, वेदर ही डिस्कस्ड द मैटर विद द मैनेजर, देखो डिस्कस्ड दैट मैटर विद द मैनेजर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है, आप देखो डिड यू है ना, डिड यू मतलब ये किस में है, ध्यान से सुनो, ये है पास्ट इनडेफिनेट में, किस में है, पास्ट इनडेफिनेट में। तो पास्ट इनडेफिनेट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। मतलब अगर जहां पर डिड लगाओ ना तो डिड वाला कहां पर जाएगा, हैड में जाएगा। किस में जाएगा, हैड में जाएगा। इन्होंने किस में चेंज कर दिया, इन्होंने हैड में चेंज नहीं करा है पहले सेंटेंस में, तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों, द बॉस आस्क्ड हिज सेक्रेटरी वेदर ही डिस्कस्ड, वेदर ही हैड डिस्कस्ड आना था, वेदर ही हैड डिस्कस्ड। और दूसरी बात यहां पर इन्होंने डैट लगा दिया, यहां पर तो दा था तो डैट कैसे लगाया, तो ये भी गलत है। इस केस में भी समझो तो भी गलत है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे डिस्कस द मैटर, तो डिस्कस्ड डैट कैसे आ गया, डिस्कस्ड द मैटर आना चाहिए था, तो ये गलत है। अगर मैं थर्ड वाला देखता हूं, द बॉस आस्क्ड हिज सेक्रेटरी इफ, यहां पे आ रहा है, ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है ये किसको देके चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो सेक्रेटरी है तो ही उसके लिए यूज हो गया, ये भी ठीक है। ही हैड, यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, ही हैड
डिस्कस्ड द मैटर विद द मैनेजमेंट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन को किस तरह से आपने करना है, किस तरह से एलिमिनेट करना है, तो इस तरह से आपने दिमाग लगाना है, वहां पर पहले चेंज मत करना, आपको समझ आता रहेगा देख के ही क्वेश्चन के, इसमें से इस ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दी है तो मैं इसको एलिमिनेट करता चलता हूँ। मैं तो इसी तरह से क्वेश्चन करता हूँ एग्जाम में, और इंग्लिश में ठीक भी होती है, तो आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन करने चाहिए। नेक्स्ट देखो, शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम लंबे समय तक जियो, उसने कहा मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है कि उसने प्रे करी कि तुम लंबे समय तक रहो, तो शी प्रेड, पहला देखो शी प्रेड, ठीक है, उसने प्रेड पास्ट में है, सेड का प्रेड हुआ, अगर प्रेजेंट में होता तो प्रेज आता, दूसरा तो ऐसे ही गलत है, यहाँ पे प्रेज किया हुआ इन्होंने, तो पहला ठीक है। शी प्रेड डैट, शी प्रेड डैट, आपको पता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डैट आता है, सिंपल में भी आता है डैट। यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, किसको देके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, भाई वो कह रही है तुम लंबे समय तक रहो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अगर सेकंड पर्सन है, इसका मतलब तुम ही सेकंड पर्सन हो, इसका मतलब वो मुझे कह रही है कि तुम लंबे समय तक जियो, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, मतलब शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, मतलब वो मुझे ही तो कह रही है, शी सेड मे यू लिव लॉन्ग मतलब वो मुझे कह रही है, तो शी प्रेड दैट आई, मे किस में जाएगा, माइट में जाएगा, तो लिव लॉन्ग, ये पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं बाकी कैसे रॉन्ग है, जैसे शी विश्ड, मान लेते हैं दैट, शी नहीं आ सकता भाई, आपको इसने बोला है क्या, शी सेड टू हर, ऐसा कुछ बोला हुआ है, नहीं बोला है, आपको यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं दिया, जब सेकंड पर्सन नहीं दिया तो आप ही सेकंड पर्सन हो, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो, शी प्रेड दैट माई लाइफ में बी लॉन्ग, ऐसा तो कुछ नहीं है यार, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ऐसे लड्डू क्वेश्चन नहीं लाए, लड्डू क्वेश्चन आप कर लोगे, बट आपको समझाना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके लिए लाए, तो आप जस्ट कंसंट्रेशन से समझो इस लेक्चर को, एक बार नहीं समझा दूसरी बार सुन लेना यार, ये दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन मत लेना, और पेपर में क्वेश्चन होंगे, डू फेथ इन अस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ही सेड ओ इनफ, ही सेड ओ इनफ मतलब काफ़ी हो गया। ठीक है, अब कहते हो ना आई वॉज, इट वॉज इनफ, इट वॉज इनफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, अब मतलब आई वॉज अनडन, मतलब काइंड ऑफ ऐसे होता है, डन विद दिस, तो मतलब आप अब थक चुके हो, अब ये बहुत हो गया, तो ये उसके लिए ही सेड ओ इनफ। तो जब आप ये कैसे बोलते हो, आप सरप्राइज हो जाते हो इट वॉज इनफ, ये तो बिल्कुल गलत है, आप चिल्लाने लगते हो इट इज़ इनफ, ये भी नहीं है। देखो आप ना जब किसी से तंग हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, जब आपको किसी चीज़ से नफरत होने लगती है, आप बोलते हो यार इनफ, अब काफ़ी हो गया, तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड आता है इसके लिए, बेसिकली ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ़ यूज़ कर रहा है, भाई कहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है इफ़ वेदर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो या तुम कब जा रहे हो, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड डैट, आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डैट आता है। ठीक है, इट वॉज इनफ मतलब अब बहुत हो चुका है, उसने इसलिए डिस्कस से कहा, तो अब बहुत हो चुका है, इट वॉज इनफ। ठीक है, ऑल्दो हम ये वर्ड यूज भी करते हैं इट वॉज इनफ, तो मतलब इसके भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पर डियर के आगे देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पड़ा हुआ है। रमा सेड डियर आई हैव स्पिल्ट टी ऑन द सोफा क्लॉथ, रमा ने कहा डियर आई हैव स्पिल्ट टी ऑन द सोफा क्लॉथ। ठीक है, अब देखो यार, अगर आपके सोफा क्लॉथ के ऊपर आपकी टी गिर गई है, ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप कैसे बताओगे, आप थोड़ा से दुखी होकर ही बताओगे ना, तो अगर नहीं भी दुखी होकर बताओ तब भी हम देखते हैं, देखो क्योंकि देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप सरप्राइज से बता रहे हो कि आपका सोफा क्लॉथ में कुछ गिर गया है, मतलब ये एक्सक्लेम्ड सरप्राइज यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है, बट अगर आपको ये भी नहीं समझ आता है एग्जाम में कि देखो हम यहाँ पर तो बोल देते हैं, बट आपको मुझे पता है एग्जाम में एट दैट टाइम समझना नहीं समझ, अभी आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे बट वहाँ नहीं आएंगे। आपने अगर एक लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, शाउटेड, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या एक्सक्लेम से आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो बाकी सेंटेंस पढ़ो, कहीं ना कहीं बाकी सेंटेंस में भी गलती होगी जो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सेंटेंस की बात करता हूँ, पहला देखो रमा ने एक्सक्लेम्ड किया डैट शी हैज, देखो ये हैव था, ध्यान से सुनो, आई हैव ये कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, हैज हैव वाला, और भाई ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसने तो चेंज ही नहीं करा, इसने तो टेंस ही चेंज नहीं करा, जबकि रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है, तो भाई टेंस तो चेंज करना बनता था ना इसका, तो ये तो गलत हो गया। देखो यहाँ से भी आपको पता चल गया, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही वर्ड पता करना है। ठीक है, आपकी मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम देता हूँ, यहाँ पर लगता है ऐसा जब पढ़ो ना कभी तो सारा आ रहा होता है, सारा समझ आ रहा है, बट वहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, बट आपको ना तब दिमाग खोलना है कि आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो आगे देखो। जैसे मैं सेकंड वाला पढ़ता हूँ, सेकंड वाला कहता है शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने दुख से कहा डैट, ठीक है डैट आएगा यहाँ पर, शी देखो आई था तो किस में चेंज हो गया यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन को देखो तो रमा लड़की की बात हो रही है तो शी आ गया। ठीक है, शी
अब हैव किस में चल जाता है, हैड में चल जाता है, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चल जाता है। स्पिल्ड थर्ड फॉर्म है तो ठीक है, टी ऑन द सोफा क्लॉथ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रही है, इसमें अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो मैं मान के चलता हूँ ये सही है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। शी शाउटेड दैट शी स्पिल्ड, भाई ये कहाँ है, हैज हैव बीच में हैड खा ही लिया इसने, तो स्पिल्ड कैसे आ गया, तो ये तो गलत है। अब देखो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई कैसे आ गया, आई को चेंज करेंगे ना आप, आई किसको देख के चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन रमा है, रमा लड़की है तो प्रोनाउन लगाओगे ना उसकी जगह, तो क्या आएगा, शी आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सारी नॉलेज यहाँ पर यूज हो रही है, ध्यान से समझो आप इन क्वेश्चंस को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कंसंट्रेशन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ही सेड, उसने कहा, वुड डैट शी वर नॉट सो इनह्यूमन, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कोई बोलते हैं ना हम, कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है, ठीक है, वो विश कर रहा है, काश वो इतना इनह्यूमन नहीं होता, मतलब निर्दयी नहीं होता, काइंड ऑफ। ही सेड वुड डैट शी वर नॉट सो इनह्यूमन, मतलब ऐसा होता है, देखो वुड डैट मतलब जब हम फ्यूचर में इमेजिन करते हैं ना, काश ऐसा होता, मेरा बॉस ऐसा नहीं होता, काश ऐसा होता है, मेरा टीचर ऐसे पढ़ाता, पूरा सब बता देता, ऐसा हम करते हैं इमेजिन, उसके लिए वुड डैट यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कि उसने कहा कि वो इतनी इनह्यूमन नहीं होती, काश ऐसा होता, ठीक है। ही विशेस, तो पहले तो इसको उड़ा दो भाई, विशेस कैसे आ गया, जबकि आपका रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में, तो इसको विश्ड आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। ही विश्ड डैट शी वॉज नॉट सो ह्यूमन, यहाँ पर क्या गलती है, देखो इसमें और इस सेंटेंस में एक स्मॉल सी मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये गलत है, ये सही है, ठीक है, आपको ये गलती समझ आनी चाहिए। देखो जब भी आप, अगर आपने मेरे पहले इंग्लिश के लेक्चर पढ़ाए हो तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी, जब भी हम कोई चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर हम वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल आता है वहाँ पर, वो प्लूरल केस होता है, वहाँ पर कभी सिंगुलर नहीं आता। जब हम कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, ध्यान से सुना, जब भी कोई इमेजिनरी सेंटेंसेज आएंगे ना फ्यूचर में भी, उसमें हमारा जो होता है हमेशा प्लूरल केस यूज़ होता है, सिंगुलर नहीं है। वॉस सिंगुलर है, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ऑल्दो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट यहाँ पर वॉस लगा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस, अगर ये इमेजिनेशन की बात नहीं होती तो ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, बट इमेजिनरी सेंटेंसेज में कभी भी सिंगुलर केस नहीं आता, प्लूरल वाला केस आता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, ही कर गया भाई, वो शी है, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है, तो वो शी की जगह ही कैसे कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको क्यों आपका आंसर, ये मेन कंफ्यूजन इन दोनों में आती है, तो शी के साथ वॉज लगता है, बच्चे लगा के आ जाते हैं, बट यहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो रही है कि मैं सोचता, उसने कहा कि मतलब वो सोचता है कि वो लड़की जो है वो काश वो इनह्यूमन नहीं होती, मतलब निर्दयी नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। शंकर सेड टू हिज फ्रेंड, शंकर ने अपने दोस्त से कहा, बी केयरफुल द फ्लोर इज वेट एंड यू कैन स्लिप अनिल, ठीक है, शंकर ने अपने दोस्त से कहा केयरफुल रहो, फ्लोर वेट है और तुम स्लिप कर सकते हो, किसको, अनिल को, ठीक है, ऐसा कुछ कहा। तो अब देखते हैं इसका क्या आ सकता है। देखो शंकर टोल्ड अनिल, शंकर ने अनिल को कहा टू बी केयरफुल, तो ये तो ठीक कह रहा है, शंकर सेड टू हिज फ्रेंड बी केयरफुल, तो शंकर ने अनिल को कहा टू बी केयरफुल, ठीक है, शंकर टोल्ड अनिल टू बी केयरफुल, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। एज द फ्लोर इज वेट की जगह आ गया वॉज वेट, ठीक है, इज प्रेजेंट था, पास्ट में चला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूज में वॉज वेट, एंड यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन है, फ्रेंड, तो वो लड़का है, तो ही आएगा, एंड ही, और कैन चला गया, कुड में चला गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट अभी तक मुझे लग रही है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी। तो शंकर टोल्ड अनिल टू बी केयरफुल एज द फ्लोर वॉज वेट एंड ही कुड स्लीप, वो स्लीप हो सकता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, शंकर टोल्ड अनिल टू बी केयरफुल, शंकर ने अनिल को कहा टू बी केयरफुल एज द फ्लोर हैड बीन, भाई क्या कर दिया ये, फ्लोर इज वेट, फ्लोर वेट है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पास्ट में जाएगा, तो हैड बीन कहाँ चले गए आप, तो ये गलत हो गया। शंकर टोल्ड अनिल टू बी केयरफुल एज द फ्लोर वाज वेट, यहां तक तो ठीक था, एंड ही कैन, भाई कैन को कुड में कौन चेंज करेगा, तो ये भी गलत है आपका। शंकर वॉर्ड अनिल टू बी केयरफुल एज द फ्लोर वाज वेट एंड ही कुड हैव कहां से आ गया यार, कैन था, कैन को सिंपली किस में चेंज करना था, कुड, ये साथ में हैव एक्स्ट्रा लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। तो आपका स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपली आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया था, नाउ को देन में करना, कैन को कुड में करना। देखो अगर आप यहाँ पर नहीं चेंज करते, सिंपली इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये और ये फर्स्ट और थर्ड फर्क क्या है, इधर कैन को कुड में नहीं करा, तो देखो ये गलत होगी। तो जल्दबाजी में कई बार गलतियां होती है नरेशन में, वो आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, इधर कर ली आज तो अब नहीं करनी है, ठीक है। 7th क्वेश्चन खुद ट्राई करो, देखो क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद भी ट्राई करा करो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर बहुत कम क्वेश्चंस का देते हो, बहुत कम बच्चे देते हो, ऐसी सिंसियरिटी तुम दिखा रहे हो ना, जितना एटलीस्ट
इतना हार्डवर्क कर लो जितना आपको पढ़ाने वाले करें, जितना आपको पढ़ाने वाले, ठीक है। जैसे मैं तो बिल्कुल नहीं करता भाई हार्डवर्क, मेरे साथ वाले जो हैं वो करते हैं, पीडीएफ्स बनाते हैं, टाइमली आपको शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में करंट अफेयर्स डालते हैं, आपके लिए कितना कुछ करते हैं। तो एटलीस्ट उनके लिए हार्डवर्क कर लो, ठीक है। उतना हार्डवर्क भी कर लोगे ना, आपका पेपर निकल जाना, इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ। द टीचर सेड टू राम, टीचर ने राम को कहा, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट? राम सेड यस, टीचर ने राम को कहा कि क्या तुम टेक पार्ट करोगे कॉन्टेस्ट में, और राम ने यस कहा, ठीक है, सिंपल था। द टीचर आस्क्ड इफ राम वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द कंटेस्ट एंड राम रिप्लाइड यस, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन, ध्यान से इस स्टेटमेंट में सिंपल सी गलती है, यू सेकंड पर्सन है, सब ऑब्जेक्ट को देख के चेंज हुआ। भाई आपको प्रोनाउन लगाना था राम का, इसलिए मैंने आपको समझाया था प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है। जैसे आई वी है वो जाएगा फर्स्ट पर्सन को देख के, यू है सेकंड पर्सन को, उनके प्रोनाउंस आते हैं, तो राम का प्रोनाउन आना चाहिए, यहाँ पे ही आना चाहिए था, इन्होंने राम लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। सिंपल इस वजह से गलती है, कोई इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है। इसमें और इस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये याद रखना, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर राम लगा हुआ है और यहाँ पर ही लगा हुआ है, तो ही की वजह से ये सही हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो, द टीचर आस्क्ड राम, टीचर ने राम को कहा, इफ ही वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द कंटेस्ट एंड राम रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, मतलब राम ने यस कहा, मतलब पॉजिटिव में रिप्लाई करा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सिर्फ इस वजह से गलत होगी क्योंकि प्रोनाउन यूज करना। थर्ड वाली स्टेटमेंट देखो कैसे गलत है, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक्ड, देखो वुड लाइक, भाई पहले ही तुमने विल को वुड में कर दिया, वुड हो गया है, पहले वुड जो है वो पास्ट में शो कर देता है, ठीक है, तो आगे लाइक्ड नहीं हो सकता कभी, ठीक है, तो आगे लाइक ही आना, तो इसलिए ये गलत है। द टीचर टोल्ड राम इफ ही वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द कंटेस्ट एंड राम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक है। द टीचर, अब देखो ना यार, यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे टोल्ड यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आस्क्ड आना चाहिए था, तो इसलिए क्वेश्चन वाला नहीं बता रहा, इसलिए भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक एक ऑप्शन इसलिए समझा रहा हूँ अच्छे वे में, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आप एग्जाम में गलती नहीं करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स को अच्छे से आप कवर करते चलोगे। अब सिंपल क्वेश्चन है, इतना आपको समझ आ गया कंसेप्ट, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको इजिली कवर होते जाएंगे। सपोज आई रिपे योर लोन, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि सपोज मैं तुम्हारा लोन रिपे कर देती हूँ, ठीक है, उसने मुझे प्रपोज करा कि मतलब मैं तेरा लोन रिपे कर देती हूँ, ठीक है, ये दूसरा प्रपोज नहीं था, ये प्रपोजल था कि मैं तेरा लोन रिपे कर देती हूँ, ठीक है। सपोज आई रिपे योर लोन, तो पहला स्टेटमेंट कहता है शी प्रपोज दैट सपोज शी रीपेड माई लोन, देखो शी प्रपोज दैट, यहाँ तक तो बिल्कुल गलत नहीं है, सपोज भी ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो किसको देख के चेंज होगा, शी को, तो शी आ गया, ये भी करेक्ट है। रीपे फर्स्ट प्रेजेंट में बात हो रही है तो इसको पास्ट में करेंगे, शी रीपेड आ जाएगा। यूअर मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के चेंज हो जाएगा, मी का मतलब क्या आ जाएगा, माई, तो शी रीपेड माई लोन। मुझे इस स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं दिख रहा, अगर तुम्हें दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाले में कुछ गलती होगी। शी प्रपोज दैट सपोज शी रीपेज, यहाँ पे रीपेड नहीं करा तो ये गलत है। शी प्रपोजेज, ये तो गलत ही हो गया भाई, यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है, रिपोर्टिंग वाला, तो प्रपोजेज लिखा है तो पास्ट में करो, प्रपोज करो। शी प्रपोज दैट सपोज शी रीपेड करना था, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन ना उड़ने चाहिए, ठीक है, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया अच्छे, और हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूडेड है। एवरीबॉडी सेड हाउ वेल दिस लिटिल चाइल्ड हैज परफॉर्म, हर किसी ने कहा कि कितना अच्छा इस बच्चे ने परफॉर्म करा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख गया तो आपको समझ आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो एवरीबॉडी सेड हाउ वेल दिस लिटिल चाइल्ड हैज परफॉर्म, देखो पहले तो टोल्ड वाले को थोड़ी देर के लिए रहने दो यार, ठीक है, क्यों रहने दो, क्योंकि आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, टोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो इसको रखो। सेकंड वाला पढ़ो, एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से ही बोला होगा, डैट, क्या बोला, डैट लिटिल चाइल्ड हैड परफॉर्म्ड वेरी वेल। देखो सबसे पहली बात, डैट, ये डैट कौन सा आया, कंजक्शन वाला, आपको पता है जो एक्सक्लेमेटरी और सिंपल सेंटेंस है कंजक्शन डैट है, तो ठीक है। अब ये डैट कौन सा है, दिस लिटिल की जगह डैट, दिस को डैट में चेंज करना, मैंने आपको बताया। डैट लिटिल चाइल्ड हैज किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफॉर्म्ड वेरी वेल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, इस करेक्ट स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखो, एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट लिटिल चाइल्ड हैज को हैड में नहीं करा, ये गलत है। एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट लिटिल चाइल्ड परफॉर्म, भाई ये तो चेंज ही करके इन्होंने हैज हैड को खा ही लिया यहाँ से, तो ये भी गलत है, ठीक है, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो मैं पढ़ता भी नहीं बाकी, बट मेरे को आपको समझाना है, क्योंकि देखो मेरा पढ़ाना अभी आपको समझ आएगा, बट एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। अभी इसके बाद मैं आपको मॉक दूंगा ना,
तब आप अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो वहां पर आप करोगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। और मैं कल तक ना मैं कोशिश करूंगा शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा जूनियर सिस्टम में पटवारी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में 10 क्या कहता है, ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, माई बैक इज पेनिंग एंड आई कांट वॉक एनी मोर, मेरी बैक पेन कर रही है और मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है, और मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता। तो दुख से कह रहा होगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में से ही स्टडी करते हैं। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज बैक वाज पेनिंग एंड ही कुड नॉट वॉक एनी मोर, और वो नहीं चल सकता, ठीक है। ध्यान से सुनो, ओल्ड मैन ने सॉरो के साथ, दुख के साथ कहा दैट हिज बैक वाज पेनिंग एंड ही कुड नॉट वॉक एनी मोर। यह आपको ऑल दो ठीक लग रहा है, बट इसको रुको अभी, क्यों, इसमें कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आपको दिखा था यहाँ पर, ठीक है। कोई मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वहाँ पर यूज होते हैं, ध्यान से सुनना, जहाँ पर कोई ऐसे खुशी वाली बात हो, दुख वाली बात हो, बट यहाँ पर सिंपली वो बता रहा है, उसने कहा कि उसकी बैक पेन हो रही है इसलिए वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा वो एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, बट इन्होंने एक्सक्लेमेटरी सॉरो यूज़ करा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, तो इसको अभी रखो। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द ओल्ड सेड डैट, ओल्ड ने कहा हिज बैक वॉज पेनिंग एंड ही कुड नॉट वॉक एनी मोर, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओल्ड मैन ने कहा डैड हिज बैक वॉज पेनिंग, उसकी बैक जो है पेन करी है एंड वो और ज़्यादा चल नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट मैं करेक्ट मानूंगा। द ओल्ड मैन क्राइड इन पेन डैट हिज बैक वॉज पेनिंग एंड ही कुड नॉट वॉक एनी मोर, ओल्ड मैन रोने लगा पेन में, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। मुझे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑप्शन बी लग रही है, बट इस क्वेश्चन को आप खुद भी करोगे क्योंकि ये सारी ही स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ट्राई करके बताना क्या है, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या निष्कर्ष निकलता है। और मुझे याद नहीं है जेकेएसएसबी ने क्या आंसर पुट करा था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करो, कुछ आप भी काम करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, कंसंट्रेशन बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है। बीच में वीडियो छोड़ के जाते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो छूट जाती है, फिर वही एग्जाम में अपीयर होती है, फिर आप बोलते हो करवाया नहीं है, बट वहीं से फिर मैं स्क्रीनशॉट निकाल के जब भेजता हूँ फिर आपको लगता है भाई ये तो आई थी, ठीक है। तो देखो 12 क्वेश्चन क्या कहता है, आई सेड रिटर्न होम बिफोर इट गेट्स डार्क और योर फादर विल बी वेरी एंग्री, मैंने कहा कि टाइम पे घर आ जाना, अंधेरे से पहले आ जाना, और तुम्हारे फादर जो हैं वो बहुत गुस्सा करेंगे, ठीक है। आई ऑर्डर्ड, आ सकता है ऑर्डर, चारों स्टेटमेंट में ऑर्डर है तो ऑर्डर आ रहा है। आई ऑर्डर टू रिटर्न होम, मैंने ऑर्डर किया, देखो ये क्या है, कौन से इंपेरेटिव, उसमें टू आता है प्लस जो आपको वर्ब दिया है, तो टू रिटर्न है तो टू रिटर्न आ गया। आई ऑर्डर टू रिटर्न होम बिफोर इट गेट्स, गेट्स बाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, इसको किस में जाना है, सिंपल पास्ट में, तो गेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉट, डार्क, और यूअर फादर, यूअर क्या है, सेकंड पर्सन, किसको चेंज होगा, किसको देके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को चेंज होगा, और हिज फादर वुड बी वेरी एंग्री, ठीक है, और उसके पापा जो हैं वो बहुत एंग्री हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट मुझे करेक्ट रख रही है, इसको मैं अभी यहीं पर मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आई ऑर्डर टू रिटर्न होम बिफोर इट गेट्स, देखो ये गॉट में चेंज नहीं हुआ तो ये तो गलत है, इसको तो मैं यहीं पे उड़ा देता हूँ। आई ऑर्डर टू रिटर्न होम बिफोर इट गॉट डार्क और हिज फादर विल बी वेरी एंग्री, ठीक है। देखो यहाँ पर विल बी, विल को वुड नहीं करा तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट रोक के रखा करो तो आपका आंसर, अगर इसमें थोड़ी दिक्कत भी आपको आ रही है तब भी क्लियर हो जाएगा। आई ऑर्डर टू रिटर्न होम बिफोर इट गॉट डॉग और हिज फादर वुड हैव बीन, ये तो एक्स्ट्रा वुड हैव बीन घुसा रहा है, ये तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, देखो 2 क्वेश्चन रह गए, 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। द टीचर आस्क्ड सेड टू अशोक, टीचर ने किसको कहा, अशोक को कहा, वाई डोंट यू पे अटेंशन टू योर वर्क, जैसे आप मेरी क्लास में अटेंशन नहीं ना दे रहे हो, वैसे ही टीचर ने अशोक से कहा वाई डोंट यू पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम को तुम अटेंशन क्यों नहीं देते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, अब देखो इसकी पढ़ो। द टीचर आस्क्ड अशोक, टीचर ने अशोक को कहा, क्वेश्चन पूछा, वाई, यू सेकंड पर्सन अशोक के लिए ही आ गया, ठीक है, डू नॉट की जगह डिड नॉट आ गया, पे अटेंशन टू यूअर सेकंड पर्सन अशोक, अशोक के लिए क्या आएगा, हिज, वो लड़का है तो हिज आएगा, हिज वर्क, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ के देख लेना, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी उन सारी स्टेटमेंट में, इसीलिए वो गलत हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू, देखो यहाँ पर है, द टीचर आस्क्ड अशोक वाई डिडंट ही पे, डिडंट ही नहीं आता है, वाई ही डिडंट आता है, इसको मतलब सिंपल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन, देखो ऑलरेडी ये क्वेश्चन था, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ लगा हुआ है सब्जेक्ट, तो जब हम इसको चेंज करते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब करना होता है, तो ही डिडंट आना चाहिए था, ना कि डिडंट ही। और अगर ये अभी भी डिडंट ही है, इसका मतलब अभी भी ये क्वेश्चन ही है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो रहा है, इस तरह बाकी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, द मदर स्क्रीम्ड एंग्रली एट मी, मदर ने गुस्से से मेरे पे चिल्लाया, डू एज यू विश, आई एम फेड अप ऑफ हेल्पिंग यू इन टाइम्स ऑफ मैस, मतलब मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी मदद करके मैस के टाइम पे, ठीक है। मैस मतलब होता है जब सिचुएशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेट हो जाती है, मैस क्रिएट कर देते हो। अब इसके क्या आंसर दे रहा है, जैसे देखो, माई मदर स्क्रीम्ड एंग्रली एट मी, मेरी मदर ने मुझे चिल्लाया गुस्से में, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो, डू एज यू विश, टू डू एज आई विश्ड, जैसा मैं करना चाहूँ मैं करूँ, एंड सेड, और उसने कहा, डैट शी वेस्टेड, शी वॉज फेड अप ऑफ हेल्पिंग मी इन टाइम्स ऑफ मैस, तो मतलब वो फेड अप हो चुकी है मेरी हेल्प करने में इन टाइम्स ऑफ मैस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है, माई मदर स्क्रीम्ड एंग्रली एट मी डैट डू एज आई विशेज, ठीक है, एज आई विशेज, पहले तो ये देखो इसमें प्रॉब्लम है, एंड सेड दैट शी वॉज फेड अप ऑफ हेल्पिंग मी इन टाइम्स ऑफ मैस, देखो इसमें विशेज की जगह विश्ड आना था, तो यहाँ पर इसमें मेन प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर विश्ड आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर आप बाकी देखोगे उसमें भी विशेज है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आई वाज विशिंग है, इसमें प्रॉब्लम है, तो विश का विश नहीं करा, इसलिए बेसिकली ना देखो, डू एज यू विश, ये प्रेजेंट है ना, तो बेसिकली इसको पास्ट में चेंज करना था, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे, उसने मुझे कहा कि तुम दिन ब दिन क्या होते जा रहे हो, तुम दिन ब दिन लेजी होते जा रहे हो। ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे, ठीक है, तो उसने क्या, ही इन्फॉर्म्ड मी डैट आई एम गेटिंग लेजी डे बाई डे, उसने मुझे इन्फॉर्म किया डैट आई एम, देखो यार यू आर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, तो यहाँ पर भी आई एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर वॉज आना चाहिए था, तो सेकंड भी गलत है। यहाँ पे थर्ड देखो, ही टोल्ड मी डैट आई वाज गेटिंग लेजी डे बाय डे, तो आई वॉज आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज था, यू आर किस में चला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूज में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं, रेगुलर लेक्चर आ रहे हैं, देखो जैसे कल जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी थ्रू प्री वाईक्यूज 2 लेक्चर्स में कंक्लूड करवा दी, एक पहले लेक्चर करवाया था, एक कल करवाया। इसी तरह आपका मैथ्स का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला लेक्चर आ गया। इसी तरह जो बच्चे फॉरेस्टर के, उनके फॉरेस्टर का बायोलॉजी का एक लेक्चर आ चुका है, अब कल परसों तक दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। इसी तरह तुम आप बोल रहे हो इंडियन इकॉनमी वाला, तो मैं कल परसों तक इंडियन इकॉनमी के थ्रू प्री वाईक्यूज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं इनको अच्छे से देखो, प्लेलिस्ट बनी है, सब यूट्यूब में है, ठीक है, सब फ्रीली अवेलेबल है। जनरल इंग्लिश में प्लेलिस्ट में जाओ, और आज मैं मॉक के लिए पोल डालूंगा उसमें टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, वहीं पर बातचीत होती है हमारी, तो वहाँ पर मैं मॉक के लिए डालूंगा, और वहाँ पर इनरोल करना, मतलब मॉक के लिए आपको जस्ट एक पोल डालूंगा, उसमें येस नो करना कि आपने मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे आइडिया मिलेगा, और आप सच में इंटरेस्टेड हो तभी मैं मॉक लाऊंगा, OMR बेस्ड, और मॉक बहुत हेल्पफुल होंगे आपको एग्जाम में, अदरवाइज नहीं लाऊंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि यार जो आप तक पहुँच रही है हमारी मदद किसी और तक भी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।